प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके प्रभात खबर। मैं आपके साथ रंजना रावत। कोरोना संकट के बाद आगामी 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। इस साल का बजट बेहद खास रहने वाला है। इसका इशारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कर चुकी है। ये बजट कोरोना संकट के दौर में गुजरते देश के लिए दशा और दिशा दोनों तय करेगा, इसलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि इस बार का बजट ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया है। खैर, बजट का इंतजार सभी को होता है, क्योंकि आम हो या फिर खास, सभी के जेब पर इसका असर पड़ता है। और ऐसा कौन है जो भला नहीं चाहता है कि वो बजट को समझे। बजट के कुछ शब्द काफी जटिल होते हैं, जिससे इसे समझने में थोड़ी परेशानी होती है। यहाँ हम आपको बजट की शब्दावली को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए जानते हैं इनके कुछ शब्द। सबसे पहले जानेंगे कि बजट क्या होता है। एक वित्त वर्ष में सरकार कितनी कमाई करेगा और उसका कहां कहां कितना खर्च होगा, इस बात की पूरी जानकारी मुहैया कराने को बजट कहा जाता है। बजट की घोषणा के दौरान ही सरकार तमाम योजनाओं की घोषणा भी करती है, क्योंकि योजनाओं को चलाने में भी सरकार का पैसा खर्च होता है। वहीं टैक्स समेत तमाम तरह की राहतों की घोषणा भी बजट में की जाती है, क्योंकि यह भी सरकार के खर्च जैसा ही होता है। अब जानते हैं कि बजट कितने तरह के होते हैं। बजट बेसिकली 3 तरह के होते हैं। बैलेंस बजट में सरकार की कमाई और खर्च बराबर होता है। सरप्लस बजट में सरकार की कमाई खर्च से ज्यादा होती है। डेफिसिट बजट सरकार की कमाई खर्च से कम होती है। क्या होती है जीडीपी? बजट और अर्थव्यवस्था के लिहाज से जीडीपी सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। देश द्वारा एक वित्त वर्ष में कितने वैल्यू की गुड्स और सर्विस पैदा की गई, उसे जीडीपी कहते हैं। खर्च के लिहाज से कंज्यूमर बिजनेस और सरकार ने जितनी रकम खर्च की है, उसे जोड़ने पर जीडीपी निकलता है। भारत के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है। उपकर और अधिभार यानी सेस और सरचार्ज। सेस या सरचार्ज किसी टैक्स के साथ किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन इकट्ठा करने के लिए कर आधार यानी टैक्स बेस पर ही लगाया जाता है, जैसे स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, इसी तरह और भी। अधिभार या सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है। अब जानते हैं इनकम टैक्स। ये हमारी आय के स्रोत जैसा है कि आमदनी, निवेश और उस पर मिलने वाले ब्याज पर लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट कंपनियों या फर्मों पर लगाया जाता है, जिसके जरिए सरकार को आमदनी होती है। उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटीज। देश की सीमा के भीतर बनने वाले सभी उत्पादों पर लगने वाला टैक्स को एक्साइज ड्यूटीज कहते हैं। एक्साइज ड्यूटीज को अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटीज। सीमा शुल्क उन वस्तुओं पर लगता है जो देश में आयात की जाती है या फिर देश के बाहर निर्यात की जाती है। वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर। भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और यह अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। इस साल का बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए होगा, जो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए होगा। सब्सिडीज। आर्थिक असमानता दूर करने के लिए सरकार की ओर से आम लोगों को दिया जाने वाला आर्थिक लाभ सब्सिडी कहा जाता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर के गैस भराने वाले गरीबों को सरकार सब्सिडी देकर उसे सस्ता कर देती है। बजटरी डेफिसिट यानी बजट घाटा। बजट घाटा की स्थिति तब पैदा होती है जब खर्चे राजस्व से अधिक हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन। शेयर बाजार में कोई भी व्यक्ति यदि 1 साल से कम समय के लिए पैसे लगाकर लाभ कमाता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। शेयरों में जो पैसा 1 साल से अधिक समय के लिए होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक। बजट की घोषणाओं के बाद उसे लागू करने तक की प्रक्रिया भी काफी बड़ी होती है। यूनियन बजट को पेश करने के तुरंत बाद जो बिल पास किया जाता है उसे वित्त विधेयक कहते हैं, यानी कि फाइनेंशियल बिल। इसमें सरकार अपनी आय के तमाम स्रोतों को दिखाती है। एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक। वित्त विधेयक के साथ साथ सरकार बजट के दूसरे भाग को भी सदन के सामने रखती है, जिसे एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। इसमें सरकार अपने खर्चों की जानकारी सदन में रखती है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर।
बजट के दौरान इन्फ्लेशन यानी महंगाई शब्द का बार बार जिक्र किया जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दर से है। इसे परसेंट में व्यक्त किया जाता है। महंगाई दर बढ़ाने का आसान मतलब है कि करेंसी की वैल्यू गिर रही है, जिससे खरीदने की क्षमता घट रही है। खरीदने की क्षमता घटने का मतलब है कि मांग में कमी आ जाती है। फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, सरकार किस तरह खर्च करेगी और टैक्स सिस्टम क्या होगा, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। सरकार फिस्कल पॉलिसी तैयार करती है और रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करता है। इस पॉलिसी के तहत सरकार महंगाई दर, बेरोजगारी दर और मौद्रिक नीति को लेकर फैसला करती है। इकोनॉमी हेल्थ के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा आसान भाषा में समझे, ये सरकार के खर्चे और कमाई के बीच का अंतर है। अगर खर्चे सरकार की कमाई से अधिक हो जाते हैं तो उसे फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। फिस्कल सरप्लस यानी राजकोषीय मुनाफा, अगर सरकार की कमाई उसके खर्चों से अधिक हो जाती है तो उसे फिस्कल सरप्लस कहते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं होती, बल्कि सरकार के सामने हमेशा ये चुनौती रहती है कि वह अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कैसे करे। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है सरकार ने वित्त वर्ष के दौरान ज्यादा तेजी से खर्च किया। अगर कमाई उम्मीद से कम होती है तो इसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश, जब सरकार अपनी संपत्ति को बेचकर कमाई करती है तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। करेंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड के लिहाज से ये शब्द बेहद अहम है। जब एक देश की तरफ से गुड्स और सर्विसेज की इंपोर्ट वैल्यू एक्सपोर्टर्स की तुलना में बढ़ जाती है तो उसे करेंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। इसका असर देश के बैलेंस पेमेंट पर होता है। ट्रेड डेफिसिट करेंट अकाउंट डेफिसिट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मतलब है एक देश ज्यादा खरीद रहा है और कम बेच रहा है। जब निर्यात के मुकाबले आयात बढ़ता है तो इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, किसी व्यक्ति या संस्थान की आय पर जो टैक्स लगते हैं वो डायरेक्ट टैक्स के श्रेणी में आते हैं। इनमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स शामिल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर, ऐसा टैक्स जिसे उपभोक्ता सीधे जमा नहीं कराते, लेकिन आपसे सामानों और सेवाओं के लिए इस टैक्स को वसूला जाता है। इनमें सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी और उत्पाद यानी कि एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है। जीएसटी भी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स ही है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति से महंगाई पर अंकुश लगाया जाता है, कीमतों में स्थिरता लाई जाती है और टिकाऊ आर्थिक विकास दर पर लक्ष्य हासिल करने की भी कोशिश की जाती है। वहीं रोजगार के अवसर तैयार करने में भी इसका उद्देश्य है। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार के उन खर्चों को पूंजीगत व्यय के अंदर रखा जाता है जिसमें सरकार की संपत्तियों में बढ़त होती है, जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल, किसी पुराने भवन की मरम्मत वगैरह वगैरह। राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके अंदर उन खर्चों को रखा जाता है जिससे सरकार की ना तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है, ना ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजित होती है। तो फिलहाल इसमें इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।